में I scored 710 marks and I'm currently pursuing my MBBS at मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। फिजिक्स का क्या है, अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करें तो उसमें दो चीजें हैं। एक होता है अपना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एक हो गया अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। पर अब जैसे अभी नीट में कुछ ही महीने बचे हैं, तो ये टाइम नहीं है कि आप डीप जाए। अब आपको क्या करना है, सारा रिवाइज करना है। हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी में आपको एक अलग पुश देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दक्ष अग्रवाल, जो कि अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। हेलो दक्ष। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए दक्ष अपने बारे में बच्चों को। जी सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दक्ष अग्रवाल है एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय एमबीबीएस एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड मैंने अपना नीट 2023 में दिया था, जिसमें आई स्कोर्ड 710 marks एंड सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 74, जिसकी बदौलत आज मैं इस कॉलेज में हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक अपने होम टाउन जींद से करी, आईसीएसई बोर्ड से। एंड फिर उसके बाद 11th 12th में आई स्विच टू सीबीएसई। सो दैट्स अबाउट मी। बहुत बढ़िया। अच्छा दक्ष, सबसे खास बात आपकी वो ये है कि आपकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 74 थी। जी सर। और उसमें जो आपकी फिजिक्स में जो स्कोर रहा था आपका 180 आउट ऑफ 180 रहा था। जी सर। जी। और मेरा जैसा मानना है कि एक एमबीबीएस सीट और नीट एस्पिरेंट्स के बीच में जो आज की डेट में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एक फिजिक्स ही बना हुआ है बच्चों के लिए। जी तो सर। किस तरीके से बच्चे को फिजिक्स को टैकल करना चाहिए, और जो अभी नीट 2025 आने वाला है, ये बचे हुए समय जो है अपने पास, जो 4 महीने का समय है, इसमें कैसे बच्चे इस फिजिक्स को टैकल करें और अपने एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तक पहुंचे। क्या पॉसिबल है अभी ये कैसे भी करके बच्चा 170 प्लस ला सकता है क्या? जी सर, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो फिजिक्स है ना, नीट के पेपर में वही सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स फिजिक्स का क्या है, अगर हम फिजिक्स को डिवाइड करें तो उसमें दो चीजें हैं। एक होता है अपना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एक हो गया अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। पर फिजिक्स का अपनी खास बात क्या है ना, एज कम्पेयर टू अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई जेई का हो या जेई एडवांस उठाए, फिजिक्स अपनी आती है नीट में सिंपल। तो अगर बच्चा बेसिक बेसिक कंसेप्ट भी सीख जाता है, जो जहाँ से भी पढ़ रहा है, वो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है या वो कहीं कोचिंग वगैरह जा रहा है, ट्यूशन लगा रही है, जहाँ से भी वो पढ़ रहा है अपना, है ना, अगर वो बेसिक बेसिक कंसेप्ट कवर करता जाए तो फिजिक्स के उसके लगभग सारे सवाल बन जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि बच्चा ऐसा रहता है कि जैसे उसने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे होते हैं, है ना, पहले से, तो उसका प्री कंसेप्शन रहता है। अब जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टाइल में एक बड़ी दिक्कत रहती है कि कई बार बच्चे को फॉर्मूला याद कर रखा है उसने किससे, हॉरिजॉन्टल से, और वो दे देते हैं वर्टिकल से, वहां बच्चा दिक्कत कर जाता है। तो ये सब बेसिकली आपको, यानी जो फिजिक्स को आप अप्रोच कर रहे हैं, जब आप उसको अप्रोच कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन को रीड करना है उस पर टाइम दीजिए। फिजिक्स तभी टाइम खाता है, आप बस क्वेश्चन को टाइम देने, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं उसको टाइम दीजिए, आप समझिए उसका, अगर आपको एक फिगर बनाना है साइड में आपकी कन्वीनियंस के लिए, और फिर आप उसके ऊपर कैलकुलेशन कीजिए। तो ये तीन स्टेप्स हैं जहाँ पे बंदा दिक्कत कर सकता है, रीडिंग में दिक्कत कर सकता है, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत कर सकता है, या फिर कैलकुलेशन में दिक्कत कर सकता है। और वो ठीक कैसे हो जाएगा? प्रैक्टिस से। दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा थ्योरी का, है ना। अब थ्योरी जो है ना, आपकी बेसिक कंसेप्ट से वैसे तो कवर हो जाएगी, तो थ्योरी आपको बिल्कुल आखिर में उठानी है। थ्योरी तंग भी किससे करती है? वो लास्ट के जो मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर होते हैं ना। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बंदा सबसे कम कम पढ़ता है। 12th के एंड में मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होती है हर जगह, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स की जो साइकिल्स और रिवीजन है ना, सबसे कम हो रही होती है। तो इसका यही है कि जब आप मॉडर्न फिजिक्स करें तो साथ के साथ उसमें कोई आप बैकलॉग ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद बंदे के क्या होते हैं, शुरू होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो एक यूनिट पीछे रह जाती है। तो अगर बंदा वो भी कवर कर रहा है तो फिर आराम से 170 प्लस तो क्रॉस कर सकता है। और फिजिक्स की एक खास बात ये भी है कि वो ऐसा नहीं रहता कि यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी लाइन, एज हम केमिस्ट्री में देखते हैं, बायो में देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी का हम रीजन देंगे, नहीं। फिजिक्स वो रहता है कंसेप्ट बेस्ड, जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल कंसेप्ट है, वो हर जगह सेम ही रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन की या कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन जो हम कहते हैं उसके चांसेस सबसे कम होते हैं।
बहुत बढ़िया। मतलब कि बच्चे के लिए अगर एक सिस्टमेटिक वे से अगर बच्चा डील करे फिजिक्स को, तो कुछ भी ऐसा टफ पोर्शन नहीं है कि बच्चे से हैंडल ना हो पाए फिजिक्स के अंदर। बस बिल्कुल सर। बच्चा क्या है कि एक गलत अप्रोच के साथ उसको डील करता है तो बच्चा फंस जाता है। हाँ आप जी। सबसे पहले अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और फिजिक्स में मेरे हिसाब से जो नीट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं इतना टफ क्वेश्चन आता भी नहीं है। अभी 2-4 साल के जो ट्रेंड्स अगर देखे जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल। बेसिक क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। और बच्चा लेकिन अगर इंटरेस्ट आता है बच्चे को, तो बच्चा डीप घुस जाता है किसी चैप्टर में, अलग ही न्यूमेरिकल लगा रहा है, अलग अलग रेफरेंसेस बुक में टाइम वेस्ट कर रहा है, जो कि वहां फिर फंस जाता है। हाँ, अभी रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। जो डीप जाने का टाइम था वो आपका 11th का था, 11th के एंड तक होता है। उसके बाद डीप जाने का कोई पॉइंट नहीं बचता अगर आपको सिर्फ नीट निकालना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी देखो सर। बच्चों, आपको अभी ये नहीं है कि हमें कोई पीएचडी करनी है या फिर कि हमें एम्स दिल्ली चाहिए। हमें अपनी एक अभी जो सबसे पहला स्टेप है वो है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को सिक्योर करना है। अभी जितने आप पढ़ के हमारा काम चल रहा है उतने पे ध्यान दिया जाए ना, तो जी एक सर। सही अप्रोच रखोगे आप और सही तरीके से, जैसा कि दक्ष अग्रवाल ने बताया, उस तरीके से आप पढ़ोगे फिजिक्स को, तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हो ना। बस आपको अपनी जो अप्रोच है उसको एक सिस्टमैटिक वे से रखना पड़ेगा। अच्छा, दक्ष आपने जो अग्रवाल एक एक। बात है जी, उस जी। पे गौर करना चाहूंगा। आपने कहा कि एम्स दिल्ली निकालना है। वो पहले था कि एम्स का पेपर अलग हुआ करता था, वो बहुत टफ फिजिक्स आया करती है उसमें। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हाँ, सुपरफिशियल पढ़ी है। पर अब तो सबका सारे जो मेडिकल कॉलेज है उनका कॉमन एंट्रेंस है, तो फिजिक्स तो सबकी सेम ही है। तो आप सुपरफिशियल पढ़ के भी बढ़िया स्कोर 170 प्लस स्कोर कर सकते हो और एम्स दिल्ली भी आप निकाल सकते हैं। दैट्स पॉसिबल नाउ। ये सबसे बड़ी एडवांटेज मान लीजिए अब जो नीट ने जो नया पैटर्न लाया है एनटीए उसकी है। बिल्कुल, देख लो बच्चों, ये भी चीज क्लियर कर दी दक्ष अग्रवाल ने कि ऐसा भी नहीं है कि आप बेसिक्स पे ध्यान दे के एम्स में नहीं पहुंच सकते। अब तो ये भी आपके पास एडवांटेज है कि नीट और एम्स को एक कर दिया गया है और पेपर का लेवल काफी हल्का रखा गया है। और आपको उसमें अगर बेसिक्स स्ट्रांग है, तो आप इसी बेसिक्स की हेल्प से एम्स में भी पहुंच सकते हैं। ऐसा जी बिल्कुल सर। नहीं है कि एम्स के लिए टफ आता है, या ऐसा कुछ नहीं है। सब पेपर एक है। पहले था कि मानते हैं एम्स में आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा रखना पड़ता था, अब लेकिन वो सारी चीजें एक कर दी गई है ना। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए। अच्छा दत्त, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे को रिसोर्सेज क्या क्या रखनी चाहिए फिजिक्स के लिए? क्या कोई रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए? क्योंकि बहुत से टॉपर्स बताते हैं कि हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए। आपने क्या क्या रिसोर्सेस रखे थे और कौन से इस लास्ट टाइम के लिए बेस्ट रहेंगे बच्चे के लिए? देखिए, रिसोर्सेज का ऐसा है ना, आप सबसे पहले आप नीट का पेपर पैटर्न उठाइए। नीट की खासियत यही है कि आपको ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आपको आपको अपनी एक्यूरेसी 95% से ऊपर रखनी पड़ती है अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज निकालना है ना। तो एक्यूरेसी का खेल है। और एक बात ये है ना इसमें कि जो एनसीईआरटी है ना, उसके सारे चैप्टर से ना एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। तो हर चैप्टर से क्वेश्चन बन ही जाता है ना। तब कोई चैप्टर छोड़ भी नहीं सकते। तो नीट का पैटर्न समझते हुए अगर आप एनसीईआरटी ही सबसे अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपका किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 70 to 80% काम बन गया। पर हाँ, ये होता है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ना ना मुश्किल होता है सर। वहां से कंसेप्ट ग्रास्प करना मुश्किल होता है। उसके लिए आपने कोई ट्यूटर वगैरह या जो भी है, अब वहां पे जा रहे हैं, है ना, आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं अपना, वो सब करेंगे, तो आपका वो जो कंसेप्ट है वो स्ट्रोंग हो गया, है ना। एक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सर। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको शुरुआत में नहीं उठाने। कब उठाने हैं? जब आपने एक बार उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट कर लिया हो, जब आपने एक बार उसकी एक्सरसाइजेस कर ली हो, कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मैंने इस चैप्टर के ठीक ठाक सवाल लगा लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाऊंगा। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना सर, मैं मानता हूँ आपको बड़ी शिद्दत से करना है। शिद्दत से माने क्या? आपको लगाना है टाइमर। आपको जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपने साथ में लगा लिया 60 मिनट का टाइमर, कि आपको क्या है कि मेरा एक फिजिकल क्वेश्चन 2 मिनट ले ही लेता है ना। तो आपको 60 मिनट के अंदर खत्म करने ही करने हैं, ठीक है। अगली बार बैठ रहे हैं, 30 क्वेश्चन कोई और उठा रहे हैं, तो उसको 55 कीजिए, 50 कीजिए। तो ये टाइमिंग का ही खेल है। वहां पे बंदा इतना एंग्शियस होता है। और मैं बताऊं वहां पे चार OMR भरना,
और 4-5 तरह की फॉर्मेलिटी इतने करते हैं इन्विजिलेटर, और इन्विजिलेटर को कोई रहम नहीं करते। वो इतना टाइम खाते हैं, वो बार बार आते हैं, कुछ टाइम लगवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वो जो आपको बफर टाइम रहता है ना, कहते हैं कि 200 मिनट, आपको 200 मिनट मिले 200 क्वेश्चन पे, नहीं। आपके पास आप 2.5 घंटे ही है पेपर करने को, 2.5 घंटे ही है, फिर बाकी टाइम आप इन सब चीजों के लिए रखिए। तभी मैं कहता हूँ कि अगर मॉक भी लगाते हैं ना, कि आखिर में अब आ चुके मॉक लगा रहे हैं आप, तो मॉक लगाते हुए क्या करना है, आपको 2.5 घंटे का टाइमर लगाना है, कि 2.5 घंटे में अगर मेरे से पूरा पेपर बन जा रहा है ना, तो ही है कि हाँ वहां जाके मैं मतलब अपना OMR भी और बाकी सारे जो अपना है वो बफर टाइम कवर कर पाऊंगा। तो बिल्कुल बच्चों देखो, सबसे मेन चीज जो कि दक्ष अग्रवाल ने बताई है वो मेरे हिसाब से ये है कि आप जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एक टाइम बाउंडेशन के साथ कीजिए, उससे एक आपकी आदत पड़ेगी। आप जब नीट के पेपर में बैठोगे तो आपको वहां एक प्रेशर नहीं रहेगा, आपको नहीं, आपको पता है कि कब मुझे कौन से पोर्शन पे शिफ्ट होना है। अभी मैं अगर बायो कर रहा हूँ तो इतने टाइम में मैं केमिस्ट्री पे पहुंचने वाला हूँ, इतने में फिजिक्स में पहुंचने वाला हूँ। तो एक प्रेशर नहीं रहेगा और आपको पता रहेगा कि अगर आप लेट भी चल रहे हो टाइम से तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप बिना टाइम बाउंडेशन के करोगे तो एक ही जगह फंसे रह जाओगे और आपकी प्रैक्टिस है वो बिल्कुल भी एक इफेक्टिवली नहीं होगी, है ना। और दूसरी चीज जो, एक चीज मैं add करना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। नहीं बोलिए बोलिए आप दच। एक चीज करना चाहूंगा मैं, जो मॉक पेपर देते हैं आप, जो मॉक पेपर है ना, उसको बंदा का है काफी हल्के में लेते हैं। उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। कैसे करना है, पेपर दे रहे हैं आप अपना, ठीक है, टाइम बाउंडेशन आपने पेपर दिया मस्त अपना, ठीक है। जब भी आप जैसे कोई भी आप जैसे क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपने एलिमिनेशन से आंसर निकाल लिया, बट आपको बाकी समझ नहीं आ रही यार, ये 3 ऑप्शन, ये मतलब इसमें किसी एक ऑप्शन में डाउट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिए, और बाद में चाहे वो आपका क्वेश्चन सही हुआ हो, आपको वो क्वेश्चन रिविजिट करना है, और उसमें वो जो ऑप्शन है उसके पीछे की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो समझना है, अपने टीचर से क्लियर करना है, या फिर जो भी आप कोचिंग रिसोर्स या फिर जो भी आप एनसीईआरटी वगैरह से आप कर रहे हैं, वो रेफर करना है। दूसरी चीज, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके गलत होते हैं, वो तो देखने ही देखने। तीसरी, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो सेक्शन बी होता है अपना, उसमें आते हैं 15 क्वेश्चन, अपन करते हैं 10, 5 छूट जाते हैं। वो जो 5 क्वेश्चन छूट गए ना, वो भी करना है आपको बाद में सॉल्व, क्योंकि है तो वो नीट लेवल के ना। अब वो आपके कोचिंग के टेस्ट में ऐसा है कि सेक्शन बी में आ गए, मान लो वो आपके एक्चुअल पेपर सेक्शन ए में आ गए, फिर क्या करोगे आप? भागते थोड़ा, आपको भागना नहीं है किसी क्वेश्चन से कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं आता, ठीक है, मेन पेपर में भागो, मेन पेपर में तो आप सेफ खेलो अपना, पर अभी तो आप जैसे जंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपने सारे शस्त्र, सारे टॉपिक्स मजबूत करके जाना पड़ेगा। ये एक बात है सर। बहुत बहुत बढ़िया दक्ष अग्रवाल। अच्छा दक्ष, एक जो बच्चा नीट एस्पिरेंट्स रहता है उसके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, मैंने थ्योरी को अच्छे से समझा, हम्म। टीचर ने जो कॉन्सेप्ट समझाया हम्म। मैंने उसको अच्छे से मैंने समझ लिया, लेकिन फिर हम्म। भी मेरे से क्वेश्चन नहीं मेरे से हो रहे। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? बच्चा कहाँ कमी कर रहा है आपके हिसाब से? आप जान सकते हैं कि थ्योरी अच्छे से पढ़ी, कॉन्सेप्ट भी उसने समझाया, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, उसका क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? सर अगर ऐसा होता है ना, ऐसा इसी हो सकता है कि अगर उसने सीधा कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिया, उसको लगा ठीक है भाई मुझे टॉपिक आ गया, और फिर सीधा पेपर में बैठ रहा है ना। अच्छा, पेपर में बंदा बैठता है, उसको पहली बार स्ट्रेस होता ही है ना, कि टाइम बाउंडेशन में ये सब, तो वही सब उसी चीज की तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने कहा कि टाइम बाउंडेशन के साथ आप ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व करिए। कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने आज कोई टॉपिक कवर करा, ठीक है, टॉपिक कवर करा, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, है ना। अगले दिन एक टॉपिक पढ़ा, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर के आपने कंसेप्ट पढ़े, साथ से क्वेश्चन लगा लिए, तो वो क्या है ना, कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ गया अपने को। कंसेप्ट जान के तो क्या करेंगे, ज्ञान तो कितना ही ले लो, अपने को अप्लाई करना आना चाहिए ना। अप्लाई करना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है ना। और जैसे 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 ना बंदा प्रोग्रेस करता रहता है, तो फिर उसको आइडिया लग जाता है, फिर उसका ब्रेन डेवलप होता है ना, फिर वो उसको कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन चैप्टर में, तो ऐसा हो जाता है। जैसे बंदे को एक आ जाता है ना कि फ्लो आ जाता है, कि हाँ मुझे मोशन का फ्लो आ चुका है, ठीक है, तो फिर उसको मतलब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको समझ आ जाता है कि हाँ इन 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 क्वेश्चनों में ऐसी अप्रोच है, इनमें ऐसी अप्रोच है, क्योंकि उसने करे होता है ना, तो उसकी मसल मेमोरी में आ जाता है वो सारी चीज, तो रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, और फिर अंत में वो पूरा चैप्टर खत्म हुआ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, सबसे बढ़िया। वो चैप्टर आपका एक कहते हैं ना कंप्लीशन की सेंस आती है, वो तभी आती है सर।
और फिर जो आप जो टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका एक टेस्ट दे दीजिए, बस फिर। बिल्कुल दक्ष, मतलब कि आपने जिस तरीके से बताया बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी वे में बता दिया कि जो एक बच्चा गलत तरीके से चीजों को करता है इसलिए वो फंसता है इस फिजिक्स में। और ये जो एक हम्म। फोबिया है ये आपका प्रैक्टिस से ही खत्म होगा। आप बिल्कुल। पहले क्वेश्चन को लेके बैठे, पहला ही क्वेश्चन नहीं आया आपने वहीं गिव अप कर दिया तो आपकी कहाँ से फिजिक्स फिर स्ट्रांग हो जाएगी। हम्म। आप क्वेश्चन एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार, लेकिन आप उसको बार बार करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल से फेस करोगे आप, उतने आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। थ्योरी अलग जी। चीज है लेकिन उस थ्योरी का एप्लीकेशन अप्लाई करना आपको आना चाहिए, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए ही कर सकते हो। जी सर। और बार बार कोशिश करो, चीजें गलत हो रही हैं फिर देखो कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। लेकिन एक बार जब आप सीख जाओगे उसी न्यूमेरिकल को, फिर उस तरीके के कितने भी न्यूमेरिकल कहीं से भी पुट होके आ जाएं आप फिर गलती नहीं करोगे। हम्म। बिल्कुल सर। बिल्कुल दक्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ कोई ऐसा सजेशन जो अपने जूनियर्स को, आने वाले जूनियर्स जो कि मेडिकोस वहां बैठ के देख रहे हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहो जो हेल्पफुल रहे उनके लिए। यही है कि आपने मतलब अब परस्यू करी है ना, आपने मेडिकल लाइन परस्यू करी है। पढ़ना देखो सारी उम्र का है, उसे एंजॉय करना सीखिए, है ना। इतना स्ट्रेस वगैरह है ना, इसकी आदत बना लीजिए। अभी आप सोच रहे हो कि नीट बहुत बड़ी परीक्षा है, नहीं भाई, इससे अब आगे आएंगे, फर्स्ट ईयर में आएंगे तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी परीक्षा भी आने वाली है। तो स्ट्रेस वगैरह का जो फैक्टर है ना, ये हटा दीजिए। पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, जो लर्निंग है ना, इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस, अपनी पार्ट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बना लीजिए अपनी लाइफ का। कि लर्निंग, रोज रोज मैं नए क्वेश्चन अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा आज मेरे को ये सीखने को मिला, ये मिला। एक और मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ सर, क्या है कि मैं क्या करता था, मैंने मान लीजिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आज 10 करे, 10 में से मेरे दो गलत हो गए, मेरे को लगा कि ये दो गलत हो गए। अब मुझे ये इंश्योर करना है कि ये मेरी मिस्टेक ना मेन पेपर में रिपीट ना हो। उसके लिए क्या करता था मैं, उसके लिए मैं बनाता था, एक शीट लेता था, शीट पे वो क्वेश्चन लिखता था, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखा और पीछे उसका आंसर लिख दिया। कि मतलब लास्ट टाइम रिवीजन होगी ना, लास्ट टाइम रिवीजन का रहता है ना लोगों को, कि लास्ट टाइम पे ना मैं बस वही क्वेश्चन देख लूंगा जिसमें मैं गलती करता हूँ, है ना, है ना। ये यहाँ पे स्मार्ट वर्क लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, उसको कवर करने का यही तरीका है कि जिन क्वेश्चनों में आपकी गलती करने की लाइकलीनेस है ना, उनको लिख लीजिए एक जगह पे। चलो लिखना आपको अगर वो लगता है कि लिखना थोड़ा सा वो प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेस है, तो उसकी जगह आप टिक कर लीजिए अपनी बुक में। और फिर जब आप गो थ्रू कर रहे हैं, अच्छा हाँ, आप खुद से एक बार सोचिए कि हाँ, खुद से सॉल्व कीजिए, मैच कीजिए आंसर, बढ़िया, यानी आपकी मिस्टेक वो नहीं हो रही है। एक चीज आती है फॉर्मूले की। अच्छा, बंदे सोचते हैं फिजिक्स में ना फॉर्मूला रटने हैं, ऐसा ही नहीं। फॉर्मूला है, जब पहली बार फॉर्मूला देखा उसका डेरिवेशन समझ लो, डेरिवेशन समझ लोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, अब अपने को क्या पता कि कौन सा फॉर्मूला काम का कौन सा नहीं है, वो कैसे पता चलेगा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आपने 10 क्वेश्चन लगाए, देखा 5 में तो यही फॉर्मूला लग रहा है, तो याद नहीं हो जाएगा, 5 बार बंदा अगर अप्लाई करेगा उसको, वो याद हो जाएगा, है ना। और फॉर्मूले के भरोसे हमेशा ही चलना चाहिए। क्या होता है, अब वही बात बताई मैंने आपको, वो साइन थीटा और कोस थीटा हो जाता है अगर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल इस तरह कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो, है ना। तो वही है, न्यूमेरिकल करने के यही तरीके हैं, 3 स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आराम से उसको एक रीडिंग दीजिए, समझिए वो क्या आपसे निकलवाना चाहता है। बल्कि इसमें क्या है ना, सबसे पहले आप लास्ट टाइम पढ़ लीजिए कि वो निकलवाना क्या चाहता है, क्योंकि क्या होता है, कोई बार बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अननेसेसरी टेजरी होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा। अपने को क्या है कि अब पता चल जाएगा मोटिव मेरे को ये निकालना है, फिर उस क्वेश्चन से ले वैल्यूज लीजिए, पढ़िए उसको, अच्छा ये क्या चाहता है, एंगल यहाँ से दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसका एक, अगर आपको डायग्राम बनाना कंफर्टेबल समझते हैं, डायग्राम बना लीजिए साइड में, और फिर उसकी कैलकुलेशन कीजिए। ये 3 मेथड है ना, अगर तीनों में आप एक एक करके अपनी गलतियां छाटने लग गए, कि रीडिंग में आपने गलती छाट ली, फिर इंटरप्रिटेशन में कोई गलती नहीं करी, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी, फिर तो आपका न्यूमेरिकल सही होना है, ये 100% है। बहुत बढ़िया दक्ष अग्रवाल, अब मुझे लगता है कि काफी आपने एक अच्छे ही बेहतर तरीके से बच्चों को एक सजेशन दिया है। और बच्चे अगर इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको एक अच्छी हेल्प मिलने वाली है और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे और एक स्मार्ट वर्क भी करेंगे। एक मैं पर्सनल जो अपना एक्सपीरियंस है वो ऐड करना चाहता हूँ। अब मेरा क्या रहता था ना, मेरा सीक्वेंस ऑफ जो मैं पेपर अटेम्प्ट करता था ना, पहले मैंने करी फिजिक्स, फिर मैं करता था केमिस्ट्री, फिर मैं करता था बायो। ठीक है। हर एक का अपना होता है, कुछ लोग पहले बायो करते हैं, मेरे को लगता है कि फिजिक्स कर लूं पहले तो मेरा एक वर्कलोड हट जाएगा,
फिर आगे जल्दी जल्दी आराम से क्वेश्चन करूंगा। पर उसका ना मेरे को रियलाइजेशन हुआ नीट के एक्चुअल पेपर देने के बाद। मेरा क्या हो गया कि मैं 710 नंबर थे, ठीक है, 710 पे लोगों को एम्स मिला है। और मेरे को क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने जोलॉजी सबसे आखिरी में उठाई थी, और जोलॉजी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या करा, एक क्वेश्चन गलत कराया। एक जोलॉजी में गलत था सर मेरा, एक केमिस्ट्री में गलत था, ठीक है। उस कारण अब देख लो, फिर मैं यहाँ बैठा हूँ राणा साहब। राणा साहब भी बढ़िया कॉलेज है, पर अपन अब दे रहे हैं तो अपना बेस्ट देना है ना। तो ये चीज आप करो कि आप मतलब कि प्रायोरिटी ऑर्डर को कभी ना भूलो। अब प्रायोरिटी ऑर्डर तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है सर। बस सेम सेम नंबरों पे आप देखिए, 500 500 रैंक, 100 रैंक ऐसे शिफ्ट हो जाती है पूरी, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अब बायो में जो है एक्यूरेसी अपने सबसे ज्यादा बूस्ट करे, फिर केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स। इस चीज का ध्यान रखे। यही है सर। बिल्कुल बच्चों, ये चीजें आपको अभी से आदतें डालनी पड़ेंगी। आपको अभी से एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी एक एंड टाइम के लिए वेट नहीं कर सकते हो। और जैसी आदत अभी आप डालोगे माइनर मेजर टेस्ट में, उस वही आदत आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जानी है। तो आप डेफिनेटली इन चीजों का ध्यान रखें जो दक्ष अग्रवाल ने बताई हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दक्ष अग्रवाल, इतना कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।